नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सच्ची कहानियां रौनित के साथ। आइए चलते हैं आज के अनाउंसमेंट की तरफ। कल की हमारी कहानी मोहब्बत एक डरावनी कहानी पे पहला कमेंट सुमित जी ने किया था। सुमित जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। मेरा नाम जिग्नेश है और ये बात तब की है जब मैं छोटा था, तकरीबन 10-12 साल का। उस समय मेरे पिताजी के एक बहुत अच्छे दोस्त थे और वो अंकल मेरे भी फेवरेट थे, क्योंकि जब भी वो घर पे आते थे मेरे लिए कुछ न कुछ ज़रूर लेके आते थे और साथ में जाते टाइम भी वो मेरे हाथ में पैसे पकड़ा दिया करते थे। और आपको तो पता ही है कि बचपन के समय में गिफ्ट्स मिलना और जाते टाइम अगर कोई अंकल पैसे पकड़ा जाए तो कितना अच्छा लगता था। मैं हमेशा उन अंकल के आने का इंतज़ार किया करता था। बचपन बहुत सुंदर था, खूबसूरत था, बहुत अच्छे से माता पिता के छत्र छाया में बहुत अच्छे से कट रहा था। हालांकि वो अंकल बहुत ज़्यादा अमीर तो ना थे, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था और वो अपने बच्चों का भी अच्छे से ख्याल रखते थे। लेकिन जैसे जैसे मैं अपने टीनेज में आया, करीब 14 से 15 साल के आसपास, मुझे पता चला कि उन अंकल के बच्चे मर गए किसी एक्सीडेंट में। और जब तक मैं अपने उम्र के 20वें पड़ाव पे पहुंचा, तब तक उनकी वाइफ भी मर चुकी थी। अब वो अंकल पहले जैसे नहीं थे, अब वो बहुत मायूस रहते थे। हाँ, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो चुकी थी, अब वो बहुत अमीर हो चुके थे। पहले जो बस जैसे तैसे अपने घर का गुजारा करते थे, हालांकि उन्होंने कभी भी अपने बच्चों या फैमिली को किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होने दी। साथ ही साथ अगर वो किसी के घर जाते थे तो वहाँ गिफ्ट्स और बाकी सारी चीज़ें, सारी फॉर्मेलिटीज़ को अच्छे से निभाया करते थे। लेकिन उस समय उनके पास उतना पैसा नहीं हुआ करता था। लेकिन जब धीरे धीरे उनके पास बहुत सारा पैसा आ गया तो उस पैसों के ऊपर कोई हक जमाने वाला ही नहीं बचा। उनका पूरा परिवार तबाह और ख़त्म हो चुका था। साथ ही साथ उनका कोई और नज़दीकी रिश्तेदार भी नहीं था जिसके साथ वो ये सारी चीज़ें बांट सके। लेकिन मुझसे वो बहुत नज़दीक थे। हालांकि अब धीरे धीरे उन्होंने सबसे मिलना कम कर दिया था, लेकिन मैं बचपन से उन्हें बहुत पसंद करता था और वो भी मुझे बहुत मानते थे। इसीलिए उनके बर्थडे पे कार्ड्स भेजना, गिफ्ट्स भेजना, मैं खुद जाके कभी कभी मिल भी आता था। हर कुछ वो जो कि कोई और नहीं करता था वो मैं करता था। और लगता था जैसे अब पूरी दुनिया में उन अंकल को भी मेरे अलावा कोई भी अपना नहीं लगता, क्योंकि मेरे पिताजी से बहुत अच्छी दोस्ती होने के बावजूद अब वो अंकल बहुत ज़्यादा घर आते जाते नहीं थे, ना ही मेरे पिताजी से ज़्यादा मिलते थे। अगर मेरे पिताजी बहुत जिद करते थे तो वो कभी कभार मिल लिया करते थे, या फिर अगर कभी मेरे पिताजी को मिलना होता था तो वो जाके मिलाते थे। लेकिन वो अंकल अब पिताजी के साथ भी घूमने फिरने या पार्टी या किसी भी चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे। उन्होंने धीरे धीरे करके अपने बाकी के दोस्तों से भी दूरियां बना ली। तो एक तरह से आप कह सकते हैं पूरी दुनिया में अगर कोई उनका अपना था कहने को तो वो था सिर्फ मैं। धीरे धीरे मैंने भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब सारी चीज़ें होने के बाद मैंने भी अच्छा खासा कमाना शुरू कर दिया था। लेकिन मैंने उन अंकल को गिफ्ट्स भेजना, बर्थडे विश करना और बाकी सारी चीज़ें बंद नहीं की। हालांकि मैं अब उस शहर से बहुत दूर काम करता था जहां मैं बचपन में रहता था, लेकिन आजकल के ज़माने में कुछ भी करना या कहीं भी कुछ पहुंचाना मुश्किल तो था नहीं। मैंने भी इसी तरीके से अंकल को हर साल गिफ्ट भेजना और बाकी सारी चीज़ें जारी रखी। हालांकि अंकल अपने किसी भी दोस्त के बच्चों के शादी में भी जाने के लिए तैयार नहीं होते थे। अगर कोई बहुत जिद करे तो सिर्फ जाएंगे और कहीं कोने में खड़े रहेंगे और थोड़ी ही देर में गिफ्ट्स वगैरह देकर निकल जाया करते थे। अब वो बहुत एकांत पसंद इंसान बन चुके थे। लेकिन जब मेरी शादी तय हुई तो वो मेरी शादी में हर एक फंक्शन में थे, क्योंकि वो मुझे अपने बेटी की तरह मानते थे और मेरे हर फंक्शन में बढ़ चढ़कर पार्ट लिया उन्होंने। लेकिन हालांकि उनके शकल पे मुस्कान तो कहीं से थी नहीं, लेकिन हर फंक्शन में मौजूद थे, हर जगह थे, हर चीज़ में मदद कर रहे थे।
यहाँ तक कि मेरे शादी में मेरे तरफ से होने वाले खर्चों में भी अंकल ने हम लोगों को 1 रुपए भी खर्च करने नहीं दिए। सारे पैसे उन्होंने खुद ही लगाए। पापा के बहुत जिद करने के बावजूद और मेरे बहुत कहने के बावजूद अंकल नहीं माने। उन्होंने कहा, नहीं, अगर मेरे बेटे की शादी होगी तो इसमें मैं ही खर्च करूंगा। वो मुझे अपने बेटे की तरह मानते थे, तो मुझे अपना बेटा ही कहते भी थे। इसी तरीके से खुशी खुशी मेरी शादी की सारी तैयारियां हुई। फिर मेरी शादी हुई, मेरी बीवी मेरे घर आ गई। फिर हम दोनों अपने शहर निकल गए। अंकल वापस अपनी मायूसी की दुनिया में लौट गए, लेकिन मैं उन्हें इतना मायूस नहीं देख पाता था। मैंने उन्हें कई बार कहा, अंकल आप चाहें तो यहाँ हमारे साथ आकर रह सकते हैं। मेरी बीवी को भी इसमें कोई ऐतराज नहीं था। मैंने अपनी बीवी को सब कुछ बता दिया था कि वो अंकल बचपन से मेरे कितने करीब रहे हैं। लेकिन वो अंकल कहते थे, नहीं बेटा, मेरा श्राप कहीं तुम्हें भी ना लग जाए। मुझे लगता था कि अंकल खुद को शायद अपने बच्चों के और बीवी के मौत का जिम्मेदार मानते हैं, या फिर इस चीज से इतना ज्यादा दुखी हैं इसलिए वो कहते हैं कि मेरा श्राप तुमको भी ना लग जाए। लेकिन असली पत्ते तो उनके मौत के बाद खुलने वाले थे। धीरे धीरे समय बीतता रहा और 3 साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन हम लोगों ने अभी तक कोई बच्चा प्लान नहीं किया था। और 3 साल होने के बाद अचानक से मुझे खबर आई कि अंकल की मौत हो चुकी है। अब मेरे वो फेवरेट अंकल इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने सोचा कि अब मैं किसे इतना विश करूंगा और क्या करूंगा। लेकिन मेरी बीवी और मेरे पिताजी ने मुझे समझाया कि वैसे भी उनकी ज़िंदगी बहुत एकांत थी। अगर वो इस दुनिया से गए हैं तो उनके आगे का सफ़र बहुत खूबसूरत होगा और शायद वो अपने बीवी बच्चों से भी मिलें। धीरे धीरे मैं भी संभल गया, लेकिन इस चीज़ के 1 महीने बाद मुझे ढूंढते हुए एक वकील साहब आए और उन्होंने बताया कि अंकल ने अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारा पैसा, सब कुछ मेरे नाम कर दिया है। मुझे इसका तो अंदाजा था कि अंकल मुझे ही दुनिया में सबसे ज़्यादा मानते थे और शायद मेरे अलावा उनका कोई अपना भी नहीं था। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो मुझे इतना अपना मानते थे कि उन्होंने सब कुछ मेरे नाम कर दिया था। और ये जो सब कुछ था, ये एक्चुअली में अमाउंट के नज़रिए से बहुत कुछ था। 2 फार्म हाउस, 2 बंगले, एक फैक्ट्री, कितनी सारी ज़मीन, ज़ेवरात, सोने चांदी और पता नहीं क्या क्या। हालांकि जब ये सारी चीज़ें मेरे नाम पे आईं, तब मैं और मेरी बीवी 1-2 महीने के अंदर फॉरेन ट्रैवल करने वाले थे और हमारा प्लान वहीं सेटल होने का था। लेकिन इन सारी चीज़ों के आने के वजह से अब मेरा इंडिया से बाहर जाना इतना आसान ना था। इन सारी चीज़ों के ट्रांसफ़र और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स और पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी कागजी कार्रवाई के वजह से हम लोग इतनी जल्दी तो नहीं जा सकते थे। हमें अपना प्लान पोस्टपोन करना पड़ा। उसके बाद मेरे पिताजी ने समझाया कि लोग विदेश पैसा कमाने जाते हैं। अगर भारत में ही, अपने ही देश में अगर तुम्हें इतने पैसे मिल गए हैं तो तुम्हें क्या ज़रूरत है कहीं किसी और देश में जाकर किसी और के अंदर काम करने की। लेकिन बचपन से ही पता नहीं क्यों मेरे सिर पे एक जुनून सवार था कि चाहे ज़िंदगी भर के लिए नहीं, लेकिन कुछ सालों के लिए मैं फॉरेन में काम करके वहाँ पे कमा के इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करूँ। खैर, ये सारी बातें तो अब पॉसिबल थी नहीं, कम से कम इतनी जल्दी तो नहीं। उसके बाद इन सारी कागजी कार्रवाई में हम लोगों को काफ़ी समय लग गया। हालांकि सब कुछ मेरे नाम पे आ गया था, लेकिन वकील साहब ने कहा, इन सारी चीज़ों को पक्के तौर पे तुम्हारे नाम पे ट्रांसफ़र कर लेना ही सबसे अच्छा होगा, क्योंकि अगर उनका कोई दूर का रिश्तेदार क्लेम करने आया भी, तब भी कोई दिक्कत नहीं पेश आएगी। कोई भी तुम पे कोई भी किसी भी तरीके का क्लेम नहीं कर पाएगा। मैंने और मेरी फैमिली ने भी सोचा, चलिए ठीक ही है, जब उन्होंने सब कुछ मेरे नाम कर ही दिया है तो पक्के तौर पे भी अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा लिया जाए। उसके बाद मैंने सारी पेपर वर्क और कानूनी कार्यवाही वगैरह शुरू की। धीरे धीरे मुझे इन सारी चीज़ों में 1.5 से 2 महीने लग गए। मैंने अपना फॉरेन जाने का प्लान तो वैसे भी पोस्टपोन कर दिया था। उसके बाद पिताजी ने कहा कि इतने दिनों से वो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे है,
कभी तुमने उन बंगलों में और फार्म हाउस में जाकर चेक भी किया कि क्या है क्या नहीं है, किसी ने कुछ चुराया है क्या? मैंने कहा, खैर पिताजी, जो भी हो, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह हर चीज तो है ही, तो चोरी का क्या खतरा? पिताजी ने कहा, बेटा, जो लोग केयर टेकर्स हैं और सिक्योरिटी गार्ड हैं, उन्हें भी पता है कि अब उन सारी चीजों का मालिक कोई नहीं। कहीं उन लोगों ने ही वहां पे हाथ साफ कर दिया तो तुम दोनों एक बार जाकर वहां जाके हर जगह पे, अपने हर प्रॉपर्टी पे चेक कराओ। मुझे भी लगा कि हाँ, पिताजी सही ही कह रहे हैं, लेकिन मैं उस बंगले पे जाने से कतरा रहा था जहां अंकल रहा करते थे। मैंने सारे प्रॉपर्टीज को तो चेक किया, लेकिन मैं उस प्रॉपर्टी पे नहीं गया जहां अंकल रहते थे, जो कि सबसे बड़ा बंगलो था। मैंने यूं ही इस चीज को कुछ दिन तक टालते रहने की कोशिश की, लेकिन फाइनली अपने पिताजी और बीवी के दबाव में आके मुझे वहां जाना पड़ा। हालांकि वो लोग भी जानते थे कि मैं उनसे कितना अटैच था, लेकिन मुझे उन दोनों के बात पे वहां जाना पड़ा और मुझे वहां जाके उनकी याद भी आने लगी। जैसे ही मैं वहां से एंटर हुआ, मुझे याद आया मैं यहाँ से एंटर होता था तो सामने वाले सोफे पे अंकल बैठे हुए रहते थे, और कई सारी बातें। फिर धीरे धीरे मुझे पता था कि इतने सारे कमरों में से सिर्फ एक में वो रहते थे। हालांकि हर कमरे को बहुत सजा संवार के और साफ सुथरा करके रखा करते थे, लेकिन वो रहते सिर्फ एक ही कमरे में थे। और मैं धीरे धीरे उसी कमरे की तरफ बढ़ा। पहले मैंने बाकी के कमरों में देखा, चेक किया, घूमा। मैंने वो बंगले में आना जाना तो बहुत बार किया था, लेकिन इतनी अच्छे से हर एक कमरे में घूम घूम के चेक करना कभी नहीं किया था, क्योंकि मैं हमेशा वहीं जाता था जहां अंकल होते थे। तो मैं अंकल के कमरे में तो जा चुका था पहले भी, लेकिन मैंने पूरे बंगले को इस तरीके से कभी नहीं देखा था। मुझे मतलब भी नहीं था। मैं सिर्फ जाता था, अंकल से मिलता था, कुछ देर बैठता था, बातें करता था और घर वापस आ जाता था। फिर धीरे धीरे मैं उनके कमरे की तरफ बढ़ा। मैंने उनके कमरे में सब कुछ देखा, एक एक चीज, डायरी वगैरह। धीरे धीरे मेरी नजर एक शेल्फ पे पड़ी, जिस शेल्फ पे अंकल के 7 डायरियां रखी हुई थी। एक को निकाला तो उनके बिजनेस के डिटेल्स, दूसरे को निकाला तो हिसाब किताब, तीसरे को निकाला तो कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट्स किया है और क्या क्या रिटर्न्स आने वाला है। ऐसे करते करते मैंने 6 डायरीज पढ़ी, लेकिन 7वां उनका पर्सनल डायरी था। और जब मैंने उस डायरी को खोला तो उस डायरी में बहुत शुरू से उनकी कहानी लिखी हुई थी, जैसे कि बचपन में उनकी जिंदगी कैसी थी, उन्होंने कितनी गरीबी देखी, और यही सारी चीजें। स्टार्टिंग के 5-6 पन्ने पढ़ते पढ़ते काफी समय लगा। उसके बाद मेरी वाइफ ने कहा कि अब शाम होने को आई है, ये डायरी अगर तुम्हें पढ़नी है तो अब घर लेके चलो, सब कुछ तो अब तुम्हारा ही है। मैंने भी वही किया। मैंने वो 7 डायरियां अपने पास रख ली और वहां के दरबान को इंस्ट्रक्शंस दिया, कोई भी घर के अंदर नहीं आएगा जब तक मेरी इजाजत ना हो। उसके बाद मैं वहां से निकल गया और वहां मेन डोर पे ताला लगवा दिया और दरबान का बाकी सारा डिटेल्स पूछा कि कहाँ से हो, क्या हो, और आईडी वगैरह, और सैलरी कैसे आता है। तो मुझे पता चला कि उनके सारे नौकरों को और सारे चौकीदार और दरबान और जो भी थे, हर किसी को उन्होंने एक ट्रस्ट बना के रखा था। उस ट्रस्ट के जरिए आजीवन उनकी सैलरी वगैरह सब कुछ फिक्स थी। अगर मैं चाहता तो उन दरबान को या नौकर को या किसी को भी निकाल सकता था, लेकिन मैंने किसी को भी बदलना सही नहीं समझा, क्योंकि सब अंकल के भरोसेमंद लोग थे। फिर मैं 7 डायरियों को लेकर अपने घर पहुंचा। जब मैं अपने घर पहुंचा तो बाकी के 6 डायरी में तो मुझे कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो एक डायरी जो कि उनकी पर्सनल डायरी थी, उसे मैं पढ़ना चाहता था। मैं अपने फेवरेट अंकल को उनके बचपन से, क्योंकि मेरे बचपन से तो मैं उन्हें जानता ही था, लेकिन मैं उन्हें उनके बचपन से जानना चाहता था कि बचपन में वो कैसे थे। तो मैंने जब उस डायरी को पढ़ना शुरू किया तो धीरे धीरे समझ में आया कि अंकल ने बचपन से काफी गरीबी देखी थी, और अंकल और मेरे पिताजी बचपन के ही दोस्त थे। दोनों गांव में एक सरकारी स्कूल में साथ में पढ़ा करते थे। वो सरकारी स्कूल की स्थिति कोई खास नहीं थी। फिर दोनों कैसे नदी पार करके गांव के बाहर जाने लगे जब बड़े हो गए, तो
उसके बाद कैसे आगे पढ़ाई की, फिर कैसे दोनों शहर आए, क्या है नहीं है, एक एक चीज मैंने पढ़ा। उसके बाद फिर अंकल की शादी हुई। अंकल की शादी के बाद जिंदगी कुछ खास नहीं चल रही थी। फिर कैसे कैसे उन्होंने स्ट्रगल करके अपने लाइफ को थोड़ा बेटर बनाया। उसके बाद भी पिताजी के साथ उनकी दोस्ती कैसे बनी रही, बाकी सारे दोस्तों के बारे में वो क्या सोचते थे और वो दोस्त इनके बारे में क्या सोचते थे। इनके डायरी से साफ पता चल रहा था कि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी ना होने के कारण इनके बाकी के दोस्त इनको नीची निगाहों से देखते थे। बस मेरे पिताजी ही थे जो आज भी अपने दोस्त को बराबरी के नजरों से देखते थे। वो हमेशा एक जैसा ही ट्रीट किया करते थे। जैसे बचपन में उनकी दोस्ती थी, आज भी उनकी दोस्ती वैसी ही थी। ये सारी चीजें पढ़कर मुझे काफी अच्छा लगा कि अंकल और पिताजी की दोस्ती पहले जैसी ही बनी हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे इनको अपने आर्थिक स्थिति से नफरत होने लगी, क्योंकि ये अपने बच्चों की जरूरत भी ठीक से पूरी नहीं कर पा रहे थे। हालांकि स्कूल फी और पढ़ाई लिखाई ये सब तो अंकल अच्छे से करवा पाते थे, लेकिन अंकल के सपने थे जैसे कि उनके बाकी दोस्त अपने जिंदगी में बहुत बड़े बड़े मुकाम पे पहुंच चुके हैं, अंकल भी कुछ ऐसा करें जिससे कि उनकी फैमिली भी वैसी ही लग्जरी वाली लाइफ जिए। इसके लिए अंकल ने बहुत हाथ पैर मारे, बहुत कुछ ट्राई किया, बहुत जगह मन्नतें भी मांगी, बहुत मेहनत भी की। धीरे धीरे उनका ग्रोथ भी हो रहा था, लेकिन अंकल को जैसा ग्रोथ चाहिए था वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसके बाद एक बार वो किसी जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे थे, तभी उन्हें कोई ऐसी एंटिटी मिली। हालांकि उन्होंने अपने पुस्तक में कुछ अजीब सा नाम लिखा था, लेकिन उस नाम को ना ही ठीक से मैं पढ़ पा रहा था और ना ही समझ पा रहा था, क्योंकि उन्होंने जो नाम लिखा था वो किसी अजीब सी भाषा में शायद या किसी और लैंग्वेज में लिखा हुआ था। मुझे तो लेकिन ये बिल्कुल नहीं पता था कि अंकल को कोई और लैंग्वेज भी आती थी। फिर उन्होंने इस भाषा में उस अजीब सी एंटिटी का नाम कैसे लिखा। खैर, मैंने इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा हो सकता है कहीं से देखकर लिख दिया हो। मैंने आगे पढ़ना शुरू किया। फिर पता चला कि उस जंगल से जाते वक्त उस एंटिटी ने अंकल से कुछ मांगा। अंकल ने बोला ठीक है, मैं तुम्हें लाके दे दूंगा। क्या मांगा था चलिए ये भी मैं आपको बता ही देता हूँ। अंकल से उसने कहा, या तो तुम अपना खून दो वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, या तो तुम किसी जानवर की बलि दो। हालांकि वहां इर्द गिर्द आस पास कोई जानवर था नहीं और समय भी रात का हो रहा था। अंकल ने सोचा अपनी जान बचाने के लिए क्यों ना अपना थोड़ा खून ही से दे दूं। अंकल ने ऐसा ही किया। उन्होंने वहां से एक नुकीला पत्थर उठाया और अपने हाथ में चुभा दिया, जिससे कि उनके हाथ से खून गिरने लगा। उस एंटिटी ने तुरंत किसी इंसान की खोपड़ी में उस खून को जमा किया और पी लिया। उसके उसके बाद उसने अंकल के हाथ पे अपना हाथ रखा और अंकल का घाव बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद उस एंटिटी ने अंकल से पूछा, बोल तेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है। अंकल वैसे भी बहुत परेशान थे। अभी तक तो वो सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी ख्वाहिश बताई। मैं अपने जिंदगी में बहुत कुछ चाहता हूँ, सब कुछ चाहता हूँ और इतना चाहता हूँ कि कभी कम ना पड़े। इन सारी बातों को सुनकर उस एंटिटी ने उन्हें एक सिक्का दिया और कहा कि देख, ये सिक्का जो है वो सिक्का तेरी हर ख्वाहिश पूरी करेगा, लेकिन जब भी तू इससे छोटी ख्वाहिश मांगेगा तो ये तुझसे छोटी बलि लेगा, और जब तू बड़ी ख्वाहिश मांगेगा तो ये बड़ी बलि लेगा। अंकल को अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए हर शर्त मंजूर थी। उस एंटिटी ने अंकल को वो सिक्का दे दिया और खुद कहीं गायब हो गया। उसके बाद अंकल वो सिक्का लेकर अपने घर चले आए। शुरू में तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि ये सिक्का काम भी करता है, लेकिन फिर उन्होंने सोचा क्या मैं इससे कुछ मांग के देखूं। फिर उनके दिमाग में ख्याल आया कि उस एंटिटी ने बोला था कि अगर तू कोई ख्वाहिश मांगेगा तो तुझे कुछ बलि देनी पड़ेगी। फिर कई दिनों तक उस सिक्के को देखने और सोचते रहने के बाद और अपने हालातों से परेशान होने के बाद उन्होंने एक ख्वाहिश मांगी कि मुझे
कुछ लाख रुपए मिल जाए। और ये ख्वाहिश मांगते के साथ ऐसा ही हुआ। उन्हें कहीं से कुछ लाख रुपए मिल भी गए, लेकिन इसके बाद उनके एक जान पहचान वाले को चोट लगी और उसके हाथ टूट गए। अंकल ने सोचा कि नॉर्मल एक्सीडेंट है, उन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसके बाद उन्हें तो जैसे ख्वाहिशें मांगने की आदत सी लग गई। धीरे धीरे कुछ कुछ हादसे होते रहे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसके बाद उनकी लालच की कोई सीमा नहीं रही। वो पैसे वाले तो होते गए, लेकिन एक दिन उनका पहला बच्चा मर गया, दूसरे दिन उनकी दूसरी बच्ची मर गई। ऐसे करते करते उनका पूरा परिवार तबाह हो गया और उन्हें होश तब आया जब उनके परिवार में कोई भी नहीं बचा इन पैसों को भोगने वाला। वो सारे पैसे इसीलिए कमाना चाहते थे ताकि उनका परिवार इस चीज को अच्छे से एंजॉय कर सके, खुश रह सके, हर चीज का लुत्फ उठा सके। लेकिन जब परिवार ही नहीं रहा तो ये पैसे ही उनके लिए बेमानी हो चुके थे। घर में सब कुछ होने के बावजूद उनके पास अब कुछ भी ना था। उनके पास सब कुछ था, धन दौलत, गाड़ी बंगला, पैसा, रुतबा, सब कुछ। लेकिन उन सारी चीजों का असली हकदार कोई ना था। अब उनके पास कहने के लिए तो सारी खुशियां थी, लेकिन उन खुशियों को एंजॉय करने वाला कोई ना था। ये सारी चीजें होने के बाद उन्होंने कुछ भी मांगना बंद कर दिया, लेकिन अब वो बहुत मायूस रहने लगे थे। उसके बाद उस एंटिटी ने कई बार इनडायरेक्टली उन्हें कुछ कुछ चीजें मांगने पे मजबूर किया, उनकी खुशियों के लिए और बाकी सारी चीजों के लिए। लेकिन उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि इसका खामियाजा किसी न किसी को भरना पड़ेगा। और आखिर में जो उन्होंने लिखा था वो पढ़ के तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। उसमें लिखा था, उस एंटिटी ने अंकल को ये भी ऑफर दिया कि अगर तुम्हें अपने परिवार को वापस लाना है तो तुम्हें अपने सबसे नजदीकी, सबसे करीबी को बलि देना होगा, जिसके बाद वो लोग वापस आ सकते हैं। यानी कि मुझे, उन्होंने मेरा नाम लिखा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि वो मुझे अपने बच्चे से भी ज्यादा मानते थे और वो नहीं चाहते थे कि उनके सबसे नजदीक जो बचा है उसकी भी जान चली जाए। इसीलिए उन्होंने हर चीज के लिए मना कर दिया। उन्होंने दुखी रहना तो मंजूर किया, लेकिन मेरी बलि देना मंजूर नहीं किया। उसके बाद उस डायरी में लिखे हुए जानकारी के हिसाब से जब मैंने छानबीन की तो मुझे वो सिक्का भी मिल गया। इसका मतलब उन्होंने जो भी लिखा था वो सारी बातें सच थी। लेकिन उस सिक्के के असर में अब मैं भी पागल सा होने लगा था। उस सिक्के ने मुझे भी मजबूर कर दिया था कुछ मांगने को। वो सिक्का मुझे बार बार बच्चे की इच्छा मांगने के लिए, पैसों की इच्छा मांगने के लिए, फॉरेन जाके सेटल होने की इच्छा मांगने के लिए मजबूर कर रहा था। और भी कई सारी इच्छाएं मेरे मन में बार बार आ रही थी। बहुत कंट्रोल करने के बावजूद मैंने एक इच्छा मांग ली, और वो इच्छा क्या थी ये मैं बता नहीं सकता। हालांकि वो इच्छा बहुत बड़ी नहीं थी, छोटी सी ही थी, लेकिन उस सिक्के ने मुझे मजबूर कर दिया। अब इसे आप सिक्के की कमजोरी कहिए या मेरी, लेकिन मैंने जो मांग बैठा उसका खामियाजा भी मुझे भुगतना पड़ा। मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, उन्हें बहुत चोट आई, लेकिन उनकी जान बच गई थी। मुझे तुरंत समझ में आ गया कि ये सारी चीजें इस सिक्के की वजह से ही हुई है। मैंने तुरंत उस सिक्के का निवारण करने के लिए अपने जान पहचान के पंडित जी को इसके बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगा कि अगर पंडित जी भी सिक्के की मोहजाल में फंस गए तो ये सिक्का यूं ही घूमता रहेगा और लोगों को नुकसान पहुंचाता रहेगा। इसीलिए मैंने उन्हीं सारे प्रॉपर्टीज में से किसी एक जगह पे अज्ञात तरीके से उसे इस तरीके से गायब किया और छुपाया, जिससे कि वो सिक्का अब किसी को ना मिले, ताकि वो अब किसी की जान ना ले सके। आज वो सिक्का कहाँ है ये सिर्फ मैं जानता हूँ और मेरे अलावा और कोई नहीं। तो ये एक ऐसे इच्छा पूर्ति सिक्के की कहानी थी जिसने कई लोगों की बलि ले ली। खैर, आज की कहानी में बस इतना ही। आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आपके पास अगर ऐसा इच्छा पूर्ति वाला सिक्का होता तो आप उस सिक्के का क्या करते।
ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे ऐसी ही एक मनोरंजक कहानी के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।